मैं ग्रांट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में डॉक्टरी का फाइनल कोर्स कर रहा था और अपने बड़े भाई की शादी पर चंद रोज के लिए लाहौर आ गया था। यहीं शाही महल के करीब कोचा ठाकुरदास में हमारा जहां आबाई घर था। मेरी मुलाकात पहली बार ताई ऐसरी से हुई। ताई ऐसरी हमारी सगी ताई तो नहीं थी, लेकिन ऐसी थी कि उन्हें देखकर हर एक का जी उन्हें ताई कहने के लिए बेकरार हो जाता था। मोहल्ले के बाहर जब उनका तांगा आके रोका और किसी ने कहा, लो ताई ऐसरी आ गईं, तो बहुत से बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें उन्हें लेने के लिए दौड़े। दो तीन ने सहारा देकर ताई ऐसरी को तांगे से नीचे उतारा, क्योंकि ताई ऐसरी फरबा अंदाज थी और चलने से या बातें करने से या महज किसी को देखने ही से उनकी सांस फूलने लगती थी। दो तीन रिश्तेदारों ने यकबारगी अपनी जेब से तांगा के किराए के पैसे निकाले, मगर ताई ऐसरी ने अपनी फूली हुई सांसों में हंसकर सबसे कह दिया कि वो तो पहले ही तांगा वाले को किराया के पैसे दे चुकी हैं। और जब वो यूं अपनी फूली सांसों के दरमियान बातें करती करती हंसी तो मुझे बहुत अच्छी मालूम हुई। दो तीन रिश्तेदारों का चेहरा उतर गया और उन्होंने पैसे जेब में डालते हुए कहा, ये तुमने क्या किया ताई? हमें इतनी सी खिदमत का मौका भी नहीं देती हो। उस पर ताई ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने करीब खड़ी हुई एक नौजवान औरत से पंखी ले ली और उसे झुलते हुए मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। ताई ऐसरी की उम्र 60 साल से कम ना होगी। उनके सर के बाल खिचड़ी हो चुके थे और उनके भरे भरे गोल मटोल चेहरे पर बहुत अच्छे लगते थे। उनका फूली फूली सांसों में मासूम बातें करना तो सबको ही अच्छा लगता था, लेकिन मुझे उनके चेहरे में उनकी आंखें बड़ी गैर मामूली नजर आईं। उन आंखों को देखकर मुझे हमेशा धरती का ख्याल आया है, मीलों दूर तक फैले हुए खेतों का ख्याल आया है। उसके साथ साथ ये ख्याल भी आया है कि उन आंखों के अंदर जो मोहब्बत है उसका कोई किनारा नहीं, जो मासूमियत है उसकी कोई इंतहा नहीं, जो दर्द है उसका कोई दरमान नहीं। मैंने आज तक ऐसी आंखें किसी औरत के चेहरे पर नहीं देखी जो इस कदर वसी और बेकनार हों कि जिंदगी का बड़े से बड़ा और तल्ख से तल्ख तजुर्बा भी उनके लिए एक तिनके से ज्यादा हैसियत ना रखे। ऐसी आंखें जो अपनी पनहाइयों में सब कुछ बहा ले जाएं। ऐसी अनोखी, माफ कर देने वाली, दरगुजर कर देने वाली आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। ताई ऐसरी ने कासनी शाही का घुरघुरापन रखा था, जिस पर सुनहरी गोटे का लहरिया हाथ चमक रहा था। उनकी कमीज बसंती रेशम की थी, जिस पर जरी के फूल खड़े हुए थे। सर पर दोहरे मलमल का करमजी दुपट्टा था। हाथों में सोने के घुंघरू थे। जब वो घर के दालान में दाखिल हुई तो चारों तरफ शोर मच गया। बहुएं और खालाएं और नंदे और भाऊजी, मौसियां और चचियां सब ताई ऐसरी के पांव छूने को दौड़ी। एक औरत ने जल्दी से एक रंगीन पीढ़ी खींचकर ताई ऐसरी के लिए रख दी और ताई ऐसरी हंसते हुए उस पर बैठ गईं और बारी बारी सबको गले लगाकर सबके सर पर हाथ फेर कर सबको दुआ देने लगी। और उनके करीब हीरो महरी की बेटी सोत्री खुशी से अपनी बाछें खिलाए जोर जोर से पंखा जल रही थी। ताई ऐसरी घर से रंगीन खपची की एक टोकरी लेकर आई थी, जो उनके कदमों में उनकी पेड़ी के पास ही पड़ी थी। वो बारी बारी से सबको दुआएं देती जाती और खपची वाली टोकरी खोलकर उसमें से एक चवनी निकाल कर देती जाती। कोई 100 चवनियां उन्होंने अगले 20 मिनट में बांट दी होंगी। जब सब औरतें और मर्द, लड़के और बच्चे बाले उनके पांव छूकर अपनी अपनी चवनी ले चुके थे, तो उन्होंने अपनी ठोड़ी ऊंची करके पंखा जलने वाली लड़की की तरफ देखा और उससे पूछा, तू कौन है? मैं सौतरी हूँ। बच्ची ने शर्माते हुए जवाब दिया, आय हाय, तू जे किशन की लड़की है? मैं तो भूल ही गई थी तुझे, आजा गले से लग जा। ताई ऐसरी ने उसको गले से लगा लिया, बल्कि उसका मुंह भी चूम लिया। और जब उन्होंने उसे अपनी खपची वाली टोकरी से निकालकर चवनी दी तो घर की सारी औरतें कहका मारकर हंस पड़ी और मौसी करतारो अपनी नीलम की अंगूठी वाली उंगली नचाकर बोली, ताई, ये तो जी किशन की बेटी सोत्री नहीं है, ये तो हीरो महरी की बेटी है। हाय, मैं मर गई। ताई ऐसरी एकदम घबरा कर बोली। उनकी सांस फूल गई। हाय, अब तो मुझे नहाना पड़ेगा।
मैंने उसका मुंह भी चूम लिया है, अब क्या करूं? ताई ऐसरी ने अपनी बड़ी बड़ी हैरान निगाहों से महरी की बेटी सोत्री की तरफ देखा, जो अब इस तरह धत्कारे जाने पर सिकने लगी थी। यकायक ताई को उस पर रहम आ गया। उन्होंने फिर उसे बाने हाथ से पकड़कर चमटा लिया। ना ना, तू क्यों रोती है? तू तो अनजान है, तू तो देवी है, तू तो कुंवारी है, तेरे मन में तो प्रेम ईश्वर बसते हैं, तू क्यों रोती है? मुझे तो अपने धर्म के कारण नहाना ही पड़ेगा, पर तू क्यों रोती है? एक चवनी और ले। ताई ऐसरी से दूसरी चवनी पाकर महरी की बेटी सोत्री अपने आंसू पहुंचकर मुस्कुराने लगी। ताई ऐसरी ने एक बाजू उठाकर परे दालान में गुजरती हुई हीरो महरी को देखकर बुलंद आवाज में कहा, नी हीरो, मेरे स्नान के लिए भी पानी रख दे, तुझे भी एक चवनी दूंगी। उस पर सारी महफिल लूट फूट हो गई। ताई ऐसरी को कोई लोग चवनी वाली ताई कहते थे, कई लोग कुंवारी ताई कहते थे, क्योंकि ये भी मशहूर था कि जिस दिन से ताया युद्धराज ने ताई ऐसरी से शादी की थी, उस दिन से आज तक वो कुंवारी की कुंवारी चली आ रही थी। क्योंकि सुनाने वाले तो ये भी सुनाते हैं कि ताया युद्धराज ने अपनी शादी से पहले जवानी में इतनी खूबसूरत औरतें देख डाली थीं कि जब उनकी शादी गांव की इस सीधी सादी लड़की से हुई तो शादी के पहले रोज ही वो उन्हें बिल्कुल पसंद ना आई। जब से उन्होंने शादी करके उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, मगर किसी तरह की सख्ती नहीं करते थे। ताया युद्धराज हर माह 75 रुपए उसे भेजते थे। वो गांव में रहती थी अपने ससुराल के यहाँ और सबकी खिदमत करती थी। और ताया युद्धराज जालंधर में लोहे का व्यापार करते थे और कई कई साल अपने गांव में नहीं जाते थे। मैके वालों ने कई बार आकर ताई को ले जाना चाहा, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैके वालों ने ये भी चाहा कि उनकी शादी फिर से कर दी जाए, मगर ताई इसके लिए भी राजी ना हुई। वो ऐसे इन्हिमाक से अपने ससुराल के लोगों की खिदमत करती रहीं कि ससुराल वाले खुद उन्हें अपनी बेटी और बहू से ज्यादा चाहने लगे। ताया युद्धराज के बाप मानिक चंद ने तो अपने घर की सारी चाबियां ताई ऐसरी की सुपर्द कर दी थी और सास भी इस हद तक चाहने लगी थी कि उन्होंने अपने सारे गहने पाते निकालकर ताई ऐसरी की तहवील में दे दिए थे। वैसे बहुत सी औरतों को देखकर ये ख्याल भी आता है कि जवानी में कैसी रही होंगी, मगर ताई ऐसरी को देखकर कभी ये ख्याल भी ना आया। हमेशा यही ख्याल आता है कि ताई ऐसरी शायद बचपन से बल्कि जन्म ही से ऐसी पैदा हुई होंगी। पैदा होते ही उन्होंने अपनी माँ को हाथ फैलाकर आशीर्वाद दी होगी और शायद बड़े मीठे मेहरबान लहजे में ये भी कहा होगा, तुझे मेरे लिए बहुत दुख उठाने पड़े, इसलिए ये लो एक चवन्नी। शायद इसीलिए अपने शौहर से भी उनके ताल्लुकात बेहद खुशगवार थे। ताया युद्धराज हमारे रिश्तेदारों की नजर में शराबी, कबाबी और रंडीबाज थे। वो लोहे के बड़े व्यापारी थे, तो क्या हुआ, उन्हें इस तरह से ताई ऐसरी की जिंदगी बर्बाद न करना चाहिए। मगर जाने क्या बात थी, ताई ऐसरी को कतअन अपनी जिंदगी बर्बाद होने का कोई गम न था। उनके तर्ज अमल से मालूम होता था जैसे उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है कि किसी ने उनकी जिंदगी बर्बाद की है। हर वक्त हंसती खेलती बातें करती, हर एक के सुख और दुख में शामिल होने और खिदमत करने के लिए तैयार नजर आती। ये तो बिल्कुल नामुमकिन था कि पड़ोस में किसी के यहाँ खुशी हो और वो उसमें शरीक ना हो, किसी के यहाँ कोई गम हो और वो उसमें हिस्सा ना बचाएं। ताई ऐसरी के शौहर अमीर थे, मगर वो खुद तो अमीर ना थीं। 75 रुपए जो उन्हें माहवार मिलते थे वो उन्हें हमेशा दूसरों पर खर्च कर देती थी, मगर वो सस्ते जमाने के 75 रुपए थे, इसीलिए बहुत से लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते थे। मगर लोग उनसे उनकी वक्त बेवक्त की मदद की वजह से प्यार नहीं करते थे। ऐसे ही बहुत से मौके आते थे जब ताई ऐसरी की जेब में एक छदाम तक ना होता था। उस वक्त भी लोग बेमजा ना हुए, बल्कि यही कहते सुने गए कि ताई ऐसरी के चरण छू लेने ही से दिल को शांति मिल जाती है। मगर जितनी अच्छी ताई ऐसरी थी, ताया युद्धराज उतने ही बुरे थे। 30 बरस तक तो उन्होंने ताई ऐसरी को अपने माँ बाप के घर गांव ही में रखा, और जब उनके माँ बाप दोनों ही मर गए और घर खाली हो गया, घर के दूसरे अफराद बड़े हो गए और शादियां करके और अपने घर बसा के दूसरी जगहों पर चले गए,
तो उन्हें बादल नख्वास्ता ताई ऐसरी को भी जालंधर बुलवाना पड़ा। मगर यहाँ ताई ऐसरी चंद दिनों से ज्यादा ना रह सकी, क्योंकि पक्का बाग के मुअज़्ज़िज़ पठानों की एक लड़की से ताया यूथ ने याराना घाटने की कोशिश की थी। नतीजे में उन्हें जालंधर से भागकर लाहौर आना पड़ा, क्योंकि पक्का बाग के पठानों ने आकर ताई ऐसरी से कह दिया था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने उसे जिंदा छोड़ दिया है। अब बेहतर यही है कि तुम अपने घर वाले को लेकर कहीं चली जाओ, वरना हम उसे जिंदा न छोड़ेंगे। और ताई ऐसरी इस वाक़े के चंद रोज बाद ही ताया को लेकर लाहौर आ गईं। मोहल्ला वंजारा में उन्होंने एक छोटा सा मकान ले लिया था। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से यहाँ भी ताया युद्धराज का व्यापार चंद महीनों में चमक गया। इसी असना में उन्होंने शाही मोहल्ले की एक तवाइफ लक्ष्मी से दोस्ती कर ली, और होते होते ये किस्सा यहाँ तक बढ़ा कि अब उन्होंने मुस्तकिल तौर पर इसी लक्ष्मी के घर रहना शुरू कर दिया था और मोहल्ला वंजारा में कदम तक ना धरते थे। लेकिन ताई ऐसरी को देखकर कभी कोई ये नहीं कह सकता था कि उन्हें इस अमर का इतना सा भी मलाल हुआ होगा। ये वो जमाना था जब ताया युद्धराज और लक्ष्मी तवाइफ का किस्सा जोरों पर था। उन्हीं दिनों हमारे बड़े भाई की शादी हुई। शादी में ताया युद्धराज तो शरीक ना हुए, लेकिन ताई ने रिश्तेदारों, मेहमानों और बारात की खिदमत गुजारी में दिन रात एक कर दिया। उनकी खुशमिजाजी से पैचीदा घतियां भी सुलझ गईं, चेहरे पर चढ़ी हुई त्योरियां उतर गईं और जबीनें शिकनों से साफ और मनवर होती गईं। उसमें ताई की काविश को कोई दखल न था। सुकून की शुआएं गोया खुद ब खुद उनके जिस्म से फूटती थीं। उन्हें देखते ही हर एक का गुस्सा उतर जाता। पैचीदा उलझने खुद ब खुद सुलझ जाती। घर भर में बशाशत बिखर जाती। ऐसी थी ताई ऐसरी। मैंने ताई ऐसरी को कभी किसी की बुराई करते नहीं देखा, कभी किस्मत का गिला करते नहीं देखा। हाँ, एक बार उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी, और वो वाकया इसी शादी से मुतालिक है। बड़े भाई साहब तो रात भर शादी की बैरी पर बैठे रहे। सुबह के 5 बजे शादी के बाद लड़की वालों ने अपने घर के हाल को जहेज का सामान दिखाने के लिए सजा दिया। पुराने जमाने थे। उस जमाने में सोफों की बजाय रंगीन पीढ़ियां दी जाती थीं और मनकश पाइयों वाले पलंग दिए जाते थे। उस जमाने में ड्राइंग रूम को बैठने या दीवाना खाना कहा जाता। मेरे बड़े भाई के ससुर मिलिट्री में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। चूंकि वो पहले हिंदुस्तानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, इसलिए उन्होंने जहेज में बहुत कुछ दिया था और सारी ही नए फैशन की चीजें दी थीं। हमारी बिरादरी में पहली बार जहेज में सोफा सेट दिया गया। सारी बिरादरी में इस सोफा सेट की धूम मच गई। दूर दूर के मोहल्लों से भी औरतें अंग्रेजी पीढ़ियों को देखने के लिए आने लगी। ताई ऐसरी के लिए भी सोफा सेट देखने का पहला मौका था। पहले तो बड़ी हैरानी से उसे देखती रही, उस पर हाथ फेर कर मन ही मन में कुछ बड़बड़ाती रही। आखिर उनसे रहा ना गया तो उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया, वे काका, इसको सोफा सेट क्यों बोलते हैं? अब मैं उसका जवाब क्या देता। सर हिलाकर कहने लगा, मुझे नहीं मालूम ताई। अच्छा, तो इसकी 2 कुर्सियां छोटी क्यों हैं और वो तीसरी कुर्सी लंबी क्यों है? मैं फिर लाजवाब हो गया। खामोशी से इनकार में सर हिला दिया। ताई देर तक सोचती रही, फिर यकायक जैसे उनकी समझ में कुछ आ गया। उनका चेहरा उनकी मासूम सी मुस्कुराहट से रोशन हो उठा। बोली, मैं बताऊं? मैंने कहा, बताओ ताई। वो हम सबको बच्चों की तरह समझाते हुए बोली, देखो, मेरा ख्याल है कि ये लंबा सोफा तो इसलिए बना है कि जब दोनों मियाँ बीवी में सुलह हो तो वो दोनों इस लंबे सोफे पर बैठें, और जब उन दोनों में लड़ाई हो तो अलग अलग उन 2 छोटे छोटे सोफों पर बैठें। सचमुच ये अंग्रेज बड़े अक्लमंद होते हैं, जब भी तो हम पर हुकूमत करते हैं। ताई की दलील सुनकर महफिल में एक जोरदार कहका पड़ा, मगर मैंने देखा कि ताई ये सोचकर और बात कहकर चुप सी हो गई। क्या उस वक्त उन्हें अपना और अपने खावंद का झगड़ा याद आ गया था? ये तो मैं नहीं कह सकता। मैंने जब गौर से उनकी आंखों में देखा तो एक पल के लिए मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे दरिया का पाट बहुत चौड़ा हो गया हो।
कलकत्ता से MBBS करने के बाद मैंने वहीं एक बंगाली लड़की से शादी कर ली और धर्मतले में प्रैक्टिस करने लगा। कई साल कोशिश करता रहा मगर प्रैक्टिस ना चली। चुनाचा अपने बड़े भाई के इसरार पर लाहौर चला आया। भाई साहब ने कोचा ठाकुर दास के नकड़ पर मुझे दुकान खोल दी और मैं अपने घर में यानी अपने मोहल्ले में अपनी बरादरी ही के सारे प्रैक्टिस चलाने लगा। कलकत्ता में मैं बिल्कुल अनाड़ी था और जिंदगी का तजुर्बा भी ना था। यहाँ आकर जब 8-10 बरसों में गाहक को फांसने की तरतीब समझ में आई तो प्रैक्टिस खुद ब खुद चल निकली। अब दिन रात मसरूफ रहता था। बच्चे भी हो गए थे, इसलिए जिंदगी सूत की अंटी की तरह एक ही मिदार पर चक्कर खाने लगी। इधर उधर जाने का मौका कम मिलता था। अब तो कई बरस से ताई ऐसरी का मुंह ना देखा था मगर इतना सुन रखा था कि ताई ऐसरी इस मकान में मोहल्ला व नजारा में रहती हैं और ताया युद्धराज शाही मोहल्ले में इसी लक्ष्मी के मकान में रहते हैं और कभी कभी दूसरे तीसरे महीने ताई ऐसरी की खबर लेने आ जाते हैं। एक रोज मैं सुबह के वक्त मरीजों की भीड़ में बैठा नुस्खे तजवीज कर रहा था कि मोहल्ला व नजारान के एक आदमी ने आकर कहा, जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, ताई ऐसरी मर रही हैं। मैं उसी वक्त सब काम छोड़ छाड़ कर उस आदमी के साथ हो लिया। मोहल्ला व नजारान के बिल्कुल उस आखिरी सिरे पर ताई ऐसरी का मकान था। पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़कर जब मैं आईनी सलाखों वाले मौके से गुजरकर उनके नीम तारी कमरा में दाखिल हुआ तो वो बड़े बड़े तकियों का सहारा लिए पलंग से लगी बैठी थी। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी और उन्होंने बड़े जोर से अपने दाएं हाथ से बाएं तरफ गोया अपने दिल को पकड़ रखा था। मुझे देखकर ही वो फूले फूले सांसों में मुस्कुराने लगी। बोली, तू आ गया पुत्र, अब मैं बच जाऊंगी। क्या तकलीफ हो गई है ताई? होता क्या, मौत का बुलावा आ गया था। 2 दिन मुझे सख्त कस बुखार रही, फिर एकाएकी जिस्म ठंडा होने लगा। बयान करते करते ताई की आंखों की पुतलियां फैलने लगी। पहले टांगों से जान गई। टांगों को हाथ लगाओ तो ठंडी यख, चुटकी भैरो भैरो तो कुछ महसूस ना हो। फिर धीरे धीरे मेरी जान कमर से निकल गई और जब मेरी जान ऊपर से भी निकलने लगी तो मैंने जोर से अपने कलेजे को पकड़ लिया। ताई अपने दाईं हाथ से बाईं तरफ अपने दिल वाले हिस्से को और जोर से पकड़कर बोली तो मैंने जोर से अपने कलेजे को पकड़ लिया और चिल्लाई, अरे कोई है तो जाए और जी किशन के बेटे राधा किशन को बुला के लाए, वही मुझे ठीक कर सकता है। अब तुम आ गए हो, अब मैं बच जाऊंगी। ताई ऐसरी ने मुकम्मल तमानियत से कहा। मैंने अपना हाथ ताई के दाएं हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ताई जरा अपना ये हाथ इधर करो, तुम्हारी नब्ज तो देखूं। एकदम ताई दूसरे हाथ से मेरा हाथ झटक कर बोली, हाय वे तुम कैसे डॉक्टर हो, तुझे इतना नहीं मालूम कि इस हाथ से तो मैंने अपनी जान पकड़ रखी है। इस हाथ की नब्ज तुझे कैसे दुखा सकती हूँ। ताई चंद हफ्तों में अच्छी हो गई। उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। जब वो जाती रही तो फिर उठकर घूमने लगी और अपने पराये सबके सुख दुख में बदस्तूर शरीक होने लगी। लेकिन जब वो अच्छी हुई तो उसके चंद माह बाद हमारे ताया युद्धराज का इंतकाल हो गया। वहीं लक्ष्मी के घर शाही मोहल्ले में उनका इंतकाल हुआ। वहीं से उनकी अर्थी उठी क्योंकि ताई ने उनकी लाश को घर लाने की इजाजत नहीं दी थी। ताई ना अर्थी के साथ गईं, ना उन्होंने शमशान घाट का रुख किया, ना उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा तक निकला था। उन्होंने खामोशी से अपने सुहाग की चूड़ियां तोड़ डाली, रंगीन कपड़े उतारकर सफेद धोती पहन ली और माथे की सिंदूर पहुंचकर चूल्हे की राख अपने माथे पर लगा ली। मगर उनके धर्म कर्म में और किसी तरह का फर्क ना आया, बल्कि अपने सफेद बालों से वो अब इस सफेद धोती में और भी अच्छी लग रही थी। ताई की इस हरकत पर बिरादरी में चेर में गुइयां हुई। सबको अचंभा हुआ। कुछ लोगों ने बुरा भी माना, मगर ताई की इज्जत इस कदर थी कि उनके सामने जबान खोलने की किसी को हिम्मत न पड़ी। चंद बरस और गुजर गए। अब मेरी प्रैक्टिस इस कदर चमक उठी थी कि मैंने मोहल्ला ठाकुर दास के शाह आलमी गेट के अंदर कोचा कर्मा और वच्छू वाली के चौक में भी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी।
सुबह में मोहल्ला ठाकुरदास में बैठता था, शाम को वुच्छू वाली में। जिंदगी कुछ इस नहज से गुजर रही थी कि ताई ऐसरी को देखे हुए 1.5-2 बरस गुजर जाते थे, मगर घर की औरतों से ताई ऐसरी की खबर मिलती रहती थी। ताया युद्धराज ने अपने बैंक का रुपया भी लक्ष्मी को सौंप दिया था, मगर जालंधर की दुकान और मकान ताई ऐसरी के नाम लिख गए थे। उनसे हर माह ताई ऐसरी को 150 रुपया किराया आ जाता था। वो बदस्तूर इसी तरह मोहल्ला व नजारान में रहती थी और दिन रात अपने धर्म कर्म में डूबी रहती थी। एक रोज इत्तेफाक से जब मैं शाही मोहल्ले में एक मरीज को देखकर लौट रहा था तो मुझे ताया युद्धराज की याद आ गई और उनकी याद से लक्ष्मी की याद आ गई, क्योंकि लक्ष्मी भी तो उसी शाही मोहल्ला में कहीं रहती थी। और जब लक्ष्मी की याद आई तो मेरा जहन फौरन ताई ऐसरी की तरफ मुंतकिल हो गया और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। गालिबन 12-15 महीनों से मैं ताई ऐसरी को देखने ना गया था। मैंने सोचा मैं कल या परसों पहली फुर्सत ही में ताई ऐसरी को देखने जाऊंगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि शाही मोहल्ले की एक गली से मैंने ताई ऐसरी को निकलते देखा। किरमजी शाही के बजाय अब वो स्याह शाही का घाघरा पहने थी, जिस पर ना गोट था ना लचका। कमीज भी सफेद रंग की थी और सर पर उन्होंने सफेद मलमल का दोहरा दुपट्टा ले रखा था, जिसमें उनका गोल मटोल चेहरा बिल्कुल मैडोना की तरह मासूम और पुरअसरार नजर आ रहा था। जिस लम्हा मैंने उन्हें देखा उसी लम्हा उन्होंने भी मुझे देखा और मुझे देखते ही वो शर्मा सी गई और फौरन मुझसे कतरा कर वापसी गली में जाने लगी कि मैंने उन्हें फौरन आवाज दे दी। मेरी आवाज में एक ऐसी हैरत थी जो एक चीख से मुशाबा थी। ये ताई ऐसरी यहाँ तवाइफों के मोहल्ले में क्या कर रही थी? ताई ऐसरी, मैंने चिल्लाकर कहा। ताई ऐसरी, मैंने फिर आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर वो पलट आई। सामने आकर एक गुनहगार मुजरिम की तरह खड़ी हो गई। उनकी निगाहें ऊपर ना उठती थीं। ताई ऐसरी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने कुछ हैरत से कुछ गुस्से से उनसे कहा। वो इसी तरह सर नीचा किए आहिस्ता आहिस्ता झझकते झझकते बोली, वे पुत्र, क्या बताऊं? वो मैंने सुना था कि लक्ष्मी बीमार है, बहुत सख्त बीमार है। मैंने सोचा उसे देखाऊं। तुम यहाँ लक्ष्मी को देखने आई थी? मैंने गम और गुस्से से तकरीबन चीख कर कहा, लक्ष्मी को, उस बदजात छुनाल को, जिसने। ताई ऐसरी ने आहिस्ता से अपना हाथ ऊपर उठाया और मैं कहते कहते रुक गया। ना काका, उसको कुछ ना कहो। ताई ऐसरी ने अपनी डबडबाती हुई आंखें ऊपर उठाईं और एक ठंडी सांस लेकर बोली, मरने वाले की यही एक निशानी रह गई थी, आज वो भी चल बसी। सन 47 के फसादात में हम लोग लाहौर छोड़कर जालंधर में पनाह गुज़ैन हुए, क्योंकि यहाँ पर ताई ऐसरी का घर था। खासा खुला 2 मंजिला घर था। ऊपर की मंजिल उन्होंने अपने रिश्तेदार पनाह गुज़ीनों को दे डाली थी। निचली मंजिल में वो खुद रहती थी। हर रोज वो रेफ्यूज आती और कभी कभार 2-1 यतीम बच्चे उठा लाती। 4-5 माह ही में उन्होंने 4 लड़के और 3 लड़कियां अपने पास रख ली, क्योंकि उनके माँ बाप का कुछ पता नहीं चलता था। पिछवाड़े के आंगन और सामने दालान में उन्होंने मुख्तलिफ पनाह गुज़ीनों को सोने और खाना पकाने की इजाजत दे दी थी। होते होते एक अच्छा खासा घर सराय में तब्दील हो गया, मगर मैंने ताई ऐसरी के माथे पर कभी एक शिकन नहीं देखी। वो अपने घर में भी बाहर से इस तरह आती थी जैसे वो घर उनका ना हो, उन पनाह गुज़ीनों का हो, जिन्हें उन्होंने अपने घर में रहने की खुद इजाजत दी थी। औरतों में शख्सी जायदाद की हिस्स बहुत तेज होती है, मगर मैंने औरतों में तो क्या, मर्दों में भी ऐसा कोई फर्द मुश्किल ही से देखा होगा जिसे ताई ऐसरी की तरह शख्सी जायदाद का इस कदर कम एहसास हो। कुदरत ने उनके दिमाग में शायद ये खाना ही खाली रखा था। उनके पास जो कुछ था दूसरों के लिए वक्त था। जालंधर आकर वो सिर्फ एक वक्त खाना खाने लगी थी। मैं उनकी इन हरकतों से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि मैंने अपनी कीमती प्रैक्टिस लाहौर में खो दी थी। मेरी मॉडल टाउन वाली कोठी भी वहीं रह गई थी और अब मेरे पास सर छुपाने को कहीं जगह न थी। मेरे पास ना ढंग के कपड़े थे,
ना रुपया पैसा था, ना खाना पीना तक का हो सकता था। जो मिला खा लिया, जब मिला खा लिया, ना मिला तो भूखे रह गए। उन्हीं दिनों मुझे खूनी बवासीर लाहक हो गई। दवाएं तो मैंने तरह तरह की इस्तेमाल की क्योंकि मैं खुद डॉक्टर था, मगर उस बेसरो सामानी में इलाज के साथ परहेज जरूरी है। वो कहाँ से होता? नतीजा ये हुआ कि मैं दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। कुछ रोज तक तो मैंने ताई से अपनी हालत को छुपाए रखा, मगर एक दिन उन्हें पता चल ही गया। फौरन घबराई घबराई मेरे पास पहुंची और मुझसे कहने लगी, काका मैं तुमसे कहती हूँ ये खूनी बवासीर है, ये डॉक्टरी इलाज से ठीक ना होगी। तुम ऐसा करो, किराया मुझसे लो और सीधे गुजरांवाला चले जाओ। वहां मोहल्ला सनारिया में चाचा करीम बख्श जरहा रहता है। उसके पास एक ऐसी दवाई है जिससे खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। तेरे ताया को भी आज से 20 साल पहले यह तकलीफ हो गई थी और चाचा करीम बख्शी ने ठीक कर दिया था। 10 दिन में वो ठीक होकर गुजरांवाला से जालंधर आ गए थे। ये सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आया। मैंने कहा, ताई मुझे मालूम है अब मैं गुजरांवाला नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? टिकट के पैसे मैं देती हूँ। टिकट का सवाल नहीं है, गुजरांवाला अब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है तो क्या हुआ? क्या हम दवा दारू के लिए वहां नहीं जा सकते? वहां अपना चाचा करीम बख्श। मैंने ताई की बात काट कर कहा, ताई तुझे कुछ मालूम तो है नहीं, खामखा उल्टी सीधी बातें करती हो। मुसलमानों ने अब अपना देश अलग कर लिया है, उसका नाम पाकिस्तान है। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। अब ना हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान जा सकते हैं, ना पाकिस्तान वाले यहाँ आ सकते हैं। इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी। ताई के माथे पर शिकने पड़ गई। बोली, पासपोर्ट? क्या उसके लिए कचहरी जाना पड़ता है? हाँ हाँ, उसके लिए कचहरी जाना पड़ता है। मैंने जल्दी से टालने के लिए कह दिया। अब इस बुड्ढी को कौन समझाए? ना बेटा, कोर्ट जाना तो अच्छा नहीं है। शरीफों के बेटे कभी कचहरी नहीं जाते। मगर वो चाचा करीम बख्श, बाहर में जाए चाचा करीम बख्श। मैंने चिल्लाकर कहा, 20 साल पहले की बात करती हो। जाने वो तुम्हारा चाचा करीम बख्श आज जिंदा भी है या मर गया है, मगर तुम वही अपना चाचा करीम बख्श रट्टे जा रही हो। ताई रोती हुई वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मुझे अपनी तनक मिजाजी पर बेहद अफसोस हुआ। क्यों मैंने उस मासूम औरत का दिल दुखाया? अगर ताई आज की जिंदगी की बहुत सी दुश्वारियों को नहीं समझ सकती हैं, तो उसमें उनका क्या कसूर है? दरअसल मैं इन दिनों बहुत ही तल्ख मिजाज हो चला था। कॉलेज के दिनों में मैं अक्सर इनकलाब की बातें किया करता था। फिर जब जिंदगी ने मुझे कामरानी बख्शी और मेरी प्रैक्टिस चल निकली, तो इनकलाब का जोश सर्द पड़ गया और होते होते ये लफ्ज मेरे जहन से महू हो गया। अब जालंधर आकर जो ये अफदात पड़ी, तो मेरे दिल में फिर से इनकलाब के ख्याल ने करवट ली और मैं अपनी तरह के चंद जोशीले और लटे पटे लोगों की सोहबत में बैठकर फिर से उसी तलखी, तेजी और तंदी से इनकलाब की बातें करने लगा। ये सब लोग अक्सर ताई ऐसरी की दूसरी मंजिल में मेरे कमरे में मिलते। चाय का दौर चलता और दुनिया जहां की बातें होती, और मैं जोश में अपना मक्का हवा में लहरा कर कहता, हमसे इंसाफ नहीं हो रहा है और उन लोगों से इंसाफ की तवक्का भी नहीं है। यकीनन इस मुल्क में फिर एक इनकलाब आएगा और जरूर आके रहेगा वो इनकलाब। एक दिन ताई ऐसरी ने हमारी बातें सुन ली तो घबराई घबराई अंदर आई। बोली, बेटा क्या मुसलमान यहाँ फिर आएंगे? नहीं ताई, तुमसे किसने कहा? तो तुम यहाँ किस इनकलाब का जिक्र कर रहे हो जो यहाँ आएगा? ताई ने इनकलाब को मुसलमान समझा था। जब ये बात हमारी समझ में आई तो हम सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कितनी भोली है हमारी ताई। अरे ताई, हम तो इस इनकलाब का जिक्र कर रहे हैं जो ना हिंदू है ना मुसलमान है, जो सबका इनकलाब है। हम तो उस इनकलाब को लाना चाहते हैं। मगर ताई की समझ में कुछ ना आया। वो होले से सर हिलाकर बोली, अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ताई ने मेरी मदद करने के लिए अपना 16 तोले का एक घुघरू बेच दिया। उस रकम को लेकर मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली आ गया, क्योंकि जालंधर में अफरा तफरी थी और गैर यकीनी सी हालत हर वक्त छाई रहती थी। दिल्ली आकर मैंने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। चंद सालों ही में मेरी प्रैक्टिस फिर चमक उठी। मैं करोल बाग में प्रैक्टिस करता था और करोल बाग लाहौर के बहुत से रेफ्यूजियों से भरा पड़ा था जो मुझे जानते थे।
हौले हौले मैंने अपना अड्डा ठीक से जमा लिया। प्रैक्टिस चमक उठी। 10 साल में मैंने करोल बाग में अपनी कोठी खड़ी कर ली, गाड़ी भी खरीद ली। अब करोल बाग के सरकर्दा अफराद में मेरा शुमार होता था। अब मैं इनकलाब की बातें भूल भाल गया। मेरी खूनी बवासीर भी ठीक हो गई और तलखी के बजाय मिजाज में शगुफ्तगी ओत कराई, जो एक डॉक्टर के मिजाज के लिए अजहद जरूरी है। 13 साल के बाद गुज़िश्ता मार्च में मुझे एक अजीज की शादी में जालंधर जाना पड़ा। इस 13 साल के अरसे में मैं ताई ऐसरी को भूल भाल गया था। रिश्तेदार तो उस वक्त याद आते हैं जब मरीज ना हो, लेकिन जालंधर पहुंचते ही मुझे ताई ऐसरी की याद आई। उनके एहसानात याद आए। वो सोने का घुंघरू याद आया जिसे बेचकर मेरी प्रैक्टिस चलाने की रकम बहम पहुंचाई गई थी, और वो रकम मैंने आज तक ताई ऐसरी को अदा नहीं की थी। जालंधर स्टेशन पर उतरते ही मैं सीधा ताई ऐसरी के घर चला गया। शाम का झटपटा था। हवा, ईंधन के धुएं, तेल की बू, और घर वापस आते हुए बच्चों की आवाजों से मामूर थी। जब मैं ताई ऐसरी के मकान की निचली मंजिल में दाखिल हुआ, घर में उस वक्त ताई के सिवा कोई नहीं था। वो अपने घर में भगवान की मूर्ति के सामने घी का दिया जलाए, फूल चढ़ाकर, हाथ जोड़कर वापस घूम रही थी। जब उन्होंने मेरी आहट पाकर पूछा, कौन है? मैं हूं। मैंने कमरे में कदम आगे बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा। ताई 2 कदम आगे बढ़ी, मगर मुझे पहचान ना सके। 13 बरस का अरसा भी एक अरसा होता है। इस अरसे में वो बेहद नहीफ व नजार हो गई थी। उनका चेहरा भी दुबला हो गया था और वो हौले हौले कदम उठाती थी। मैं राधा किशन हूँ, जे किशन दा काका। ताई की आवाज भर आ गई। मुमकिन था वो जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश में गिर पड़ती, मगर मैंने उन्हें जल्दी से थाम लिया और वो मेरे बाजू से लगकर रोने लगी। उन्होंने मेरी बलाएं ली, मेरा मुंह चूमा, मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, इतने दिन कहाँ रहे बेटा? अपनी ताई को भूल गए? इंतहाई शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर कुछ कह ना सका। ताई ने मेरी परेशानी को फौरन भांप लिया। जल्दी से फूले फूले सांसों में उखड़े उखड़े लहजे में बोली, सरोज राजी खुशी है ना? हाँ ताई। और वड्डा काका डॉक्टरी में पढ़ता है, और नक्का कॉलेज में पढ़ता है, और शानो और बिट्टू वो दोनों भी कॉलेज में पढ़ती हैं। कमला की मैंने शादी कर दी है। मैंने भी साउथरी की शादी कर दी है। पूरन अब रड़की में पढ़ता है। निमी और बुनी के माँ बाप मिल गए थे। वो आकर उनको 6 साल के बाद ले गए थे। कभी कभी उनकी चिट्ठी पत्री आ जाती है। मेरे पास अब सिर्फ गोपी रह गया है। अगले साल वो भी रेलवे वर्कशॉप में काम सीखने के लिए चला जाएगा। ये ताई के उन यतीम बच्चों की दास्तान थी जो उन्होंने फसाद में लेकर पाले थे। मैंने नाखून से अपनी ठोड़ी खुजाते खुजाते कहा, ताई वो तेरा कर्जा मुझ पर बाकी है। कैसे बताऊं कितना शर्मिंदा हूं। अब तक ना भेज सका, अब दिल्ली जाते ही भेज दूंगा। कैसा कर्जा बेटा? ताई ने हैरान होकर पूछा। वही घोखरू वाला। अच्छा वो? यकायक ताई को याद आया और वो बड़े मीठे अंदाज में मुस्कुराने लगी। फिर मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, वो तो तेरा कर्जा था बेटा जो मैंने चुका दिया। मेरा कर्जा कैसा था ताई? मैंने हैरान होकर पूछा। ये जिंदगी दूसरों का कर्जा है बेटा। ताई संजीदा रो होकर बोली, उसे चुकाते रहना चाहिए। तो क्या इस संसार में खुद पैदा हुआ था? नहीं, तुझे तेरे माँ बाप ने जिंदगी दी थी, तो फिर तेरी जिंदगी किसी दूसरे का कर्जा हुई कि नहीं? फिर ये कर्जा हम नहीं चुकाएंगे तो ये दुनिया आगे कैसे चलेगी? एक दिन परले कयामत आ जाएगी बेटा। इसीलिए तो कहती हूँ, मैंने तेरा कर्जा चुकाया है, तू किसी दूसरे का कर्जा चुका दे। हर दम चुकाते रहना जीवन का धर्म है। ताई इतनी लंबी बात करके हाँफने लगी। मैं क्या कहता? रोशनी से साया कह भी क्या सकता है। इसलिए मैं सब कुछ सुनकर चुप हो गया। वो भी चुप हो गई। फिर आहिस्ता से बोली, अब मेरे हाथ पांव काम नहीं करते, वरना तेरे लिए खाना पकाती। अब गोपी आएगा तो खाना बनाएगा तेरे लिए, खाना खाकर जाना। मैं नहीं ताई, इसकी क्या जरूरत है, वहां भी तेरा ही दिया खाते हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं यहाँ तेजपाल की शादी पर आया था। स्टेशन से सीधा तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अब शादी वाले घर जाऊंगा। बुलावा तो मुझे भी आया है, मगर 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती।
शगुन मैंने भेज दिया था, तुम मेरी तरफ से तेजपाल के सर पर प्यार देना। बहुत अच्छा ताई, कहकर मैं ताई के चरणों में झुका। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया, मेरे सर पर हाथ फेर कर सौ दुआएं देकर बोली, बेटा मेरा एक काम करोगे? हुक्म करो ताई। क्या कल तुम सुबह आ सकते हो? क्या बात है ताई, अब मैं तुम्हें मिल के तो जा रहा हूँ। ताई झिझकती झिझकती बोली, मेरी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, रात में मुझे कुछ नजर नहीं आता, ऐसा जन्म जला अंधेरा छाया है कि कुछ नजर नहीं आता। अगर तुम सुबह किसी वक्त दिन में आ जाओ तो मैं तुम्हें अच्छी तरह देख लूंगी। 13 साल से तुझे नहीं देखा है काका। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुलूगीर लहजे में कहा, आ जाऊंगा ताई। दूसरे दिन बारात के लोग कुछ आने वाले थे। सुबह ही हम लोगों को पेशवाई के लिए स्टेशन जाना था। वहां से लौटते वक्त मुझे याद आया, मैं इन लोगों से माजरत करके ताई ऐसरी के घर की तरफ हो लिया। गली के मोड़ पर मुझे 2-2, 4-4 की टोलियों में लोग सर झुकाए मिले, मगर मैं जल्दी जल्दी से कदम बढ़ाता हुआ आगे चला गया। मकान की निचली मंजिल पर मुझे और बहुत से लोग रोते हुए मिले। मालूम हुआ आज सुबह ताई ऐसरी की मौत वाक़ई हो गई, और जब हम स्टेशन गए हुए थे वो चल बसी। अंदर कमरे में उनकी लाश पड़ी थी, एक सफेद चादर में मलबूस, चेहरा खुला रहने दिया था। कमरे में काफूर और लौबान की खुशबू थी, और एक पंडित होले होले वेद मंत्र पढ़ रहा था। ताई ऐसरी की आंखें बंद थी और उनका मासूम भूरा भूरा चेहरा पुरसुकून, खामोश और गहरे ख्वाबों में खोया हुआ ऐसा मालूम होता था जैसे वो ताई ऐसरी का चेहरा ना हो, धरती का फैला हुआ लामताही चेहरा हो, जिसकी आंखों से नदियां बहती हैं, जिसकी हर शिकन में लाखों वादियां इंसानी बस्तियों को अपनी आगोश में लिए मुस्कुराती हैं, जिसके अंग अंग से बेगर्ज प्यार की महक फूटती है, जिसकी मासूमियत में तख्लीक की पाकीज़गी झलकती है, जिसके दिल में दूसरों के लिए वो बेपनाह ममता जागती है, जिसका मजा कोई कोख रखने वाली हस्ती ही पहचान सकती है। मैं उनके पांव के करीब खड़ा उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। यकायक किसी ने आहिस्ता से मेरे शाने पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो मेरे सामने एक 22-23 बरस का नौजवान खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मालूम होता था कि अभी रोई हैं, अभी फिर रो देंगी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं गोपीनाथ हूँ। मैं समझ तो गया मगर खामोश रहा, कुछ समझ भी नहीं आता था क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मैं तेजपाल के घर आपको ढूंढने गया था, मगर आप स्टेशन पर गए हुए थे। वो फिर बोला। मैं फिर भी चुप रहा। गोपीनाथ धीरे से बोला, सुबह ताई ने आपको बहुत याद किया, उन्हें मालूम था कि आप आने वाले हैं, इसलिए वो मरते मरते भी आपका इंतजार करती रहीं। आखिर जब उन्हें यकीन हो गया कि मरने का वक्त आ पहुंचा है और आप नहीं आएंगे, तो उन्होंने मुझसे कहा, जब मेरा बेटा राधा किशन आए तो उसे ये दे देना। ये कहकर गोपी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी हथेली पर एक चवन्नी रख दी। चवन्नी देखकर मैं रोने लगा। मुझे नहीं मालूम आज ताई ऐसरी कहाँ है, लेकिन अगर वो स्वर्ग में है तो वो उस वक्त भी यकीनन एक रंगीन पीढ़ी पर बैठी अपनी पिछी सामने खोलकर बड़े इत्मीनान से देवताओं के सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें चवनियां ही बांट रही होंगी।